और विवेक तनखा जी के बारे में मैं बता दूं सभी व्यूअर्स को जो इस खास हमारी चुनावी पेशकश को देख रहे हैं। वो एक ऐसे राजनेता हैं जिनको मैं अक्सर कहता हूं कि वो ए पॉलिटिकल पॉलिटिशियन है। वो सभी के हैं क्योंकि वो एक सर्विस सेक्टर से आने वाले व्यक्ति हैं। न्याय और न्याय का दरवाज़ा किसी के लिए बंद नहीं होता और वहाँ कोई दलगत चीज़ भी नहीं होती कि कांग्रेस बीजेपी या तमाम चीज़। और विवेक जी इससे एक बड़े मन के व्यक्ति हैं। दरअसल वो अपने पूज्य पिताजी और अपने फादर इन लॉ के फुटप्रिंट्स पे जिस तरह से आगे बढ़े हैं, तो उनके मन में नरसिंहपुर, जबलपुर और महाकौशल को एक अलग तरीके से पहचान देने की मंशा है। और यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता जितनी उनकी पार्टी में है उतनी ही भारतीय जनता पार्टी या तमाम दूसरे राजनीतिक दलों में है। एक ख्याति प्राप्त देश के वो एडवोकेट तो हैं ही, लेकिन उससे अधिक वो दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल्स चलाते हैं बिलासपुर में, जबलपुर में। उनका कैंप मंडला में और मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में जब लगता है तो लोगों को पता नहीं होगा कि दुनिया के और देश के नामचीन चिकित्सक वहाँ आते हैं और एक पर्व त्यौहार मानवता का वहाँ मनाया जाता है। विवेक जी, मैं बहुत स्वागत करता हूँ आपका, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले रुख करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीतिक सवाल आपसे बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं चुनाव को ज़रूर समझना चाहूँगा, क्योंकि एक एनालिस्ट के तौर पर भी मैं आपको बहुत रैंक करके चलता हूँ सर, क्योंकि आप बहुत क्लोजली वॉच करते हैं चुनाव को, मध्य प्रदेश को, देश को। तो सबसे पहले विवेक जी मुझे ज़रा समझाइए कि इस चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं, कांग्रेस को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी चुनावी संभावनाएं बलवती हों, और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत शुभकामनाएं। हम दोनों ही आप योद्धा मजबूत होंगे तो लोकतंत्र की गाड़ी बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे समझाइए, इस चुनाव को जो आपने महाकौशल रीजन में और विंध्य रीजन में जहां जहां आप गए हैं आपने देखा और समझा है, उस पर आप क्या कहते हैं कि चुनाव में अब हम एक दिन पहले खड़े हैं मतदान के, कैसे देखते हैं आप इस इलेक्शन को? शरद जी, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि इतना शांतिपूर्ण वातावरण में ये पूरा चुनाव हो रहा है और इससे मैं गौरवान्वित फील करता हूं कि मैं मध्य प्रदेश का वासी हूं। और मैं चाहता हूं कि जिस शांतिप्रिय वे में आज तक हुआ है चुनाव की गतिविधियां, अब कल तक भी ऐसे ही हो जाए। तो इससे एक चीज़ तो समझ आएगी कि प्रजातंत्र कि यहाँ की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं और प्रजातंत्र के प्रति सबका विश्वास है। और एज आई से, इलेक्शन इज़ अ फेस्टिवल ऑफ इंडिया और इस टाइम फेस्टिवल ऑफ आवर स्टेट। और इस फेस्टिवल में सब लोगों ने सम्मिलित होकर पार्टिसिपेट किया। एक पार्टी हारती है, एक पार्टी जीतती है, ये तो हर चुनाव का एक रीति रिवाज होगा, मगर फैक्ट ये है कि पीसफुल चुनाव हो, इफेक्टिव चुनाव हो, अच्छा मतदान हो, हैवी मतदान हो, ये डेमोक्रेसी की विक्ट्री होती है। आपने बहुत 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 खूबसूरत बात की, और जो बात मैं कह रहा था उस बात को आपने चरितार्थ किया। हमें ये बताया कि आप किस तरह की सोच रखते हैं, आप किस तरह की दृष्टि रखते हैं। विवेक जी, मुझे ये भी समझाइए कि एक अजीब सी खामोशी है इस चुनाव में, हम लगातार उसको हम देखते रहे कि इस चुनाव में एक खामोशी चलती रही। हम मतदाता से पूछते थे तो वो कहता था कांग्रेस भी अच्छी है, बीजेपी भी अच्छी है, और मैं इसी मतदाता को बहुत गौर से ठहर के देखता था, लेकिन मैं उसके मन तक नहीं जा पाता था। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इसका मतलब है कि ये हमें पता चल रहा है कि ये चुनाव जो है ये ऐसा चुनाव है कि जिसमें मतदाता अपना मन पढ़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि कोई लहर नहीं है, किसी के पक्ष में कोई समर्थन का एक सैलाब नज़र नहीं आता है। इसको आप कैसे डिकोड करते हैं अपने लंबे सार्वजनिक पब्लिक लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ में? जी, लेट मी स्पीक एज अ पॉलिटिकल थिंकर। जी जी, स्वागत। मैं इस चुनाव को एक 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 बदलाव का चुनाव के तौर से देखता हूं। अब आप कहेंगे बदलाव क्यों बोल रहा हूं मैं? क्या होता है, कभी भी जब रूलिंग पार्टी बहुत दिन तक पावर में रहती है तो एक फटीग आता है,
जी। और ये प्रतीक खाली भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। आपको याद होगा शीला दीक्षित जी बहुत ही सौम्य और एजुकेटेड चेहरा था दिल्ली का। वेरी ट्रू सर। और जब उनके 3 टर्म्स खत्म हुए और उन्हें चुनाव लड़ा तो वो खुद भी नहीं जीत पाई और उनकी पार्टी भी नहीं जीती। याद है आपको? हमारी बिल्कुल पार्टी याद है जी। उस वक्त नहीं जीत पाई। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि क्या होता है, बदलाव इज पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड एवोल्यूशन। हर ह्यूमन डिजायर होती है कि हम कुछ दिन में नई चीज देखें, नए चीज को एक्सपेरिमेंट करें। तो ये एस्पिरेशनल इंडिया का चुनाव है। इंडिया 60%, 65% ऑफ इंडिया एक यंग इंडिया है। उस 65% में से कम 70%, 60% ऑफ वोटर्स, इफ नॉट मोर, और वो जो वोटिंग परसेंटेज होता है उनका बहुत हाई होता है, क्योंकि उनको अच्छी शिक्षा चाहिए, उनको अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं चाहिए, उनको रोजगार की अपॉर्चुनिटी चाहिए। और शरद भाई आपने देखा नहीं, इस वक्त इंडिया में एजुकेशन की ग्रीड है जी, होड़ है, एडमिशन नहीं मिलते हैं। दिल्ली में अगर आपके बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए तो ऐसा लगता है इट्स अ लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो आईआईटी में, आईआईएम में एडमिशन होना या अच्छे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन होना, आप देखिए कितना कॉम्पिटिटिव इंडिया है। अब तो लॉ भी कॉम्पिटिटिव हो गया है। वेरी ट्रू। क्लैट आ गया है, लाखों बच्चे क्लैट में बैठते हैं, हैंडफुल सेलेक्ट होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इंडिया बदल गई है, और इंडिया के बदलने से साथ ये जो एक्सपोजर है यंग जनरेशन का तो इंटरनेट, उससे क्या उनका माइंडसेट बदल चुका है। दे ऑल वांट टू बी पार्ट ऑफ अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। उनको अच्छी जॉब्स चाहिए, उनको अच्छे घर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हेल्थ फैसिलिटी। तो जब तक हमारी पार्टीज और पॉलिटिकल सिस्टम इन यंग लोगों की बातों को एड्रेस नहीं करेगा या उनकी बातों को नहीं समझेगा, ये डेमोक्रेसी कभी इस कंट्री में इट विल नेवर मीट दैट सक्सेस विच इट शुड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। आपने ये भी कहा कि एस्पिरेशनल इंडिया का चुनाव है, एक ऐसे युवा आकांक्षी भारत का चुनाव है जहां युवा अपने देश को, अपने प्रदेश को अपनी उम्मीदों के अनुरूप ढलते हुए देखना चाहता है, जहां रोज़गार हो, जहां सुविधाएं हों, और जहां पर पर्यावरण भी अच्छा हो, और जहां लॉ एंड ऑर्डर और तमाम चीज़ें भी बेहतर हों। आपने एक शब्द यूज़ किया, पॉलिटिकल थिंकर। तो मैं पॉलिटिकल थिंकर के नाते ही आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि ये बताइए कि कई बार हम जब एक दिखते हैं, अंदर से नहीं होते। ये बीजेपी के लिए भी सवाल है, आपके लिए भी सवाल है। मैं नहीं जानता कौन कितना एकजुट है। पोज दोनों ने ऐसा किया है कि हम बहुत एकजुट हैं। दोनों के बड़े नेता चुनाव मैदान में उतरे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या जीतेगा वही जो भीतर से भी एक होगा, बाहर से भी एक होगा? जी देखिए, जीत और हार बहुत कारणों से होती है। जी जी। कई दफ़े आप इसलिए जीतते हो क्योंकि आप एक एंटी इनकम्बेंसी वेव में आप आगे बढ़ जाते हो। कई बार आप इसलिए जीतते हो कि आप बहुत अच्छे कैंडिडेट होते हो। कई बार आप इसलिए जीतते हो कि आपके ऑपोजिट जो कैंडिडेट खड़ा है और बहुत दिनों से वो वहाँ एमएलए है या जो भी है, उसके प्रति लोगों की भावनाएं चेंज हो गई हैं। तो जीत और हार बहुत कारणों से होता है। और मेरे को एक चीज समझ आई कि कोई एक पैरामीटर में मैं हर सीट के चुनाव को जज नहीं कर पा रहा हूं। हर सीट का चुनाव अपने पैरामीटर में हो रहा है। कई जगह हम लोग इसलिए जीतेंगे क्योंकि दे आर फ्रेश, दे आर न्यू। कई जगह हम इसलिए हारेंगे बिकॉज हम वी आर ओल्ड, वी आर आउटडेटेड। कई जगह पार्टी का जोर होगा, कई जगह बदलाव की बात आएगी। सो एज आई सेड, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, जो चुनाव है इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। इसको एक स्ट्रेट जैकेट में डिस्क्राइब करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और मुझे जो एक चीज समझ आ रही है कि ये एक बड़ा स्ट्रेंज चुनाव होने वाला है, जहां छोटे छोटे लोग जीतेंगे और बड़े बड़े लोग हारेंगे। आप देखना। मैं आपके इस बेहद इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के लिए 3 दिसंबर तक ज़रूर रुकना चाहूँगा। और याद रखिए,
जो तमाम व्यूअर्स मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के इस समय विवेक तनखा जी को सुन रहे हैं, वो एक बड़ा अपने अनुभव से एक टिप्पणी कर रहे हैं कि इस चुनाव में वो चेहरे जो युवा चेहरे होंगे या फर्स्ट टाइमर्स होंगे वो कमाल करेंगे, और बड़े चेहरों के लिए चुनौती अधिक गहरी है, क्योंकि वो पहले कह चुके हैं कि जीत और हार बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। विवेक जी, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा। आपने कहा कि एस्पिरेशनल इंडिया जो है वो बहुत सारी चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है। मुझे ये बताइए कि क्या राजनीति में भी, मैं नहीं कहूँगा प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए कि कई बार मैं सुनता हूँ कि किसी प्रभावशाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने उलझा दिया मंत्री जी को, विधायक जी को, सांसद जी को, नोटशीट की भाषा ही नहीं समझ पाए, वो अंग्रेजी में, माफ़ कीजिएगा मैं कोई डेरोगेटरी या कोई अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ पॉलिटिशियन की डिग्निटी को, लेकिन वो समझ नहीं पाए, उन्होंने साइन कर दिए। तो क्या इस तरह की कुछ चीज़ें अब एक एस्पिरेशनल इंडिया में होनी चाहिए, क्लासेस होनी चाहिए, और राजनेता ही डील करें, आप जैसे लोग ही डील करें इसे? देखिए, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, एक कॉन्शियस डिसीजन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिया कि जी, हम कोई भी क्वालिफिकेशन वोटर के लिए नहीं रखेंगे और कोई भी क्वालिफिकेशन हम मिनिस्टर के लिए नहीं रखेंगे। ये एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन था, जिसपे डॉक्टर अंबेडकर से लेकर जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार पटेल और रफ़ीक अहमद किदवई जी और सब ने डिबेट किया। और उस वक्त तो राजगोपालाचार्य जी जैसे लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बट सबने, एंड दे वर ऑल हाईली एजुकेटेड जो डिबेट कर रहे थे। सो हाईली एजुकेटेड लोगों ने ये निर्णय लिया कि जब इंडिया की प्रजातंत्र का शुरुआत होती है तो हम शुरुआत में वी कांट मेक इट अ प्रजातंत्र ओनली फॉर एजुकेटेड पीपल, लेट्स मेक इट अ प्रजातंत्र बाय वे ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, मीन्स सबको इक्वल वोटिंग राइट दी गई, चाहे छोटा, बड़ा, अमीर, गरीब। इसका परिणाम ये हुआ कि हर प्रकार के व्यक्ति पॉलिटिक्स में आए और उनको मौका मिला। मगर एक हमारे पास एक आईसीएस नाम की सर्विस थी जो बाद में आईएएस में परिवर्तित हुई, और उनका काम था इन मंत्रियों को करेक्ट पोजीशन बताओ। जो डिटेरियोरेशन हुआ है वो इन सर्विसेज में हुआ है। वो जो आईसीएस जो आईएएस बने और आज जो हम घटनाक्रम देखते हैं, ये लोग जिनकी ड्यूटी थी अपने मंत्रियों को एज पर रूल्स चलाओ, उनको करेक्ट पाथ दिखाओ, उनसे गलत नहीं होने दो या नहीं करने दो, ये वो क्षमता उनकी खत्म हो गई, क्योंकि वो खुद बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल हो गए, सब एम्बिशियस हो गए, सब अच्छी पोस्टिंग चाहते थे, और धीरे धीरे हमारा जो एक यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज सिस्टम जो कि स्टील फ्रेम ऑफ सिविल सर्विसेज के बेसिस पे वर्क करता अच्छे से, वो कोलैप्स इन अ सेंस हैज नॉट कोलैप्स्ड बट इट इज बैडली इंपैक्टेड। विवेक जी, एक जो चीज़ आपने बड़ी इंपॉर्टेंट आपने कही है कि ये चुनाव में छोटे छोटे प्रत्याशी, यानी छोटे से मतलब ये है कि वो एक बहुत नामचीन फेस नहीं होंगे। इसकी क्या वजह देखते हैं आप? क्या लोगों में कहीं एक छिपा हुआ गुस्सा है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, कांग्रेस को लेकर, बीजेपी को लेकर, पॉलिटिशियंस को लेकर? क्या वजह है कि आप न्यू कमर्स या फर्स्ट टाइमर्स के लिए आप इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, इतनी बड़ी आपका इवेल्युएशन का जो मूल्यांकन का सिरा है वो उसकी बात कर रहा है? देखिए, जब आपका लार्ज परसेंटेज ऑफ वोटर यूथ है तो आपको यूथफुलनेस इनहेरेंट हो जाता है उस कैंपेन में, और एनर्जी तो यूथ में होती है, एनर्जी बुजुर्गों में हो भी नहीं सकती। जो अच्छा, दूसरी चीज जो उनकी सोच है, उनकी सोच से क्लोजेस्ट भी तो वही होंगे जो उनकी जैसे सोच सकते हैं। तो आज जो यंग कैंडिडेट होता है वो उस यंग एस्पिरेशनल इंडिया के लिए उनके जैसे सोचता है, और इसीलिए आज मैं बार बार कह रहा हूं कि जो यूथफुल लोग होंगे, जो एनर्जेटिक लोग होंगे, उनका इस कैंपेन में बहुत अच्छा चांस होगा, बिकॉज वो बदलाव के चेहरे बनेंगे। जो नई क्रांतिकारी बदलाव आना चाहिए और जो धीरे धीरे आ रहा है, उसमें ये नए जो चेहरे आएंगे यही बदलाव के चेहरे बनते हैं। और इसलिए जो बहुत साल से लोग फेसेस हैं,
जो बहुत साल से जो फेसेस हैं जिनको लोग देख देख के थक गए हैं, उनको डिसएडवांटेज होता है ऐसे चुनाव में। विवेक जी, एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल जो मेरे जहन में आता है कि जैसे क्रिकेट में इस समय वर्ल्ड कप चल रहा है, अब हमारी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, हम फाइनल में हैं। जैसे कैप्टन अपने टीम के कैपेबल खिलाड़ी की क्षमताओं को समझता है, स्लिप पे कौन रहेगा, मैदान में कौन रहेगा, सिली पॉइंट पे कौन होगा, किस समय बॉलिंग चेंज करना है, किस समय बैटिंग ऑर्डर में चेंज करना है। जैसे कमलनाथ जी के बारे में लगता है कि अगर आज से 15-20 साल पहले वो स्टेट की पॉलिटिक्स में आते तो बहुत ताकत के साथ एक अलग चीज़ लेकर आते। इसी तरह स्टेट की पॉलिटिक्स से बीजेपी या कांग्रेस के जो चेहरे हैं, कब किनको केंद्र में जाना चाहिए, कब किनको राज्य में आना चाहिए, इसके लिए भी एक कोई प्रणाली तैयार होनी चाहिए क्या? जी। अब पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो अपने डिसीजंस अपने हिसाब से लेती हैं और उनका डिसीजंस उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं या उस वक्त के जो लीडर्स होते हैं उनकी सोच से होते हैं। तो इसको आप और मैं तो कभी डिफाइन कर नहीं पाएंगे। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू, आई डू एग्री। जी। 1993 में आपको याद होगा, देयर वाज अ चॉइस बिटवीन दिग्विजय जी एंड माधवराव जी टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, बट दिग्विजय जी वाज चोजन। So there will always be a choice. Always there is a choice between two leaders, three leaders. कांग्रेस का एक मिसफॉर्चून है कि we lost very good leaders. 98 के बाद we lost माधवराव जी, we lost राजेश पायलट जी, जो कि who could have been future leaders of India. तो कई चीजें हैं जो डिफाइन करती हैं और जो चेंज करती हैं थिंकिंग ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। बट हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से चलती है और हम अगर सोचें कि इन सीनियर लीडर्स को इनने मध्य प्रदेश क्यों भेज दिया, हम उसको गलत समझेंगे, हम न्यायोचित ना समझें, बट उनके लिए वो ठीक स्टेप होगा, वो सोचते हैं कि ये बेस्ट स्टेप है। मेरा तो खुद ओपिनियन है कि जो अगर सुप्रीम कोर्ट जज को आप कह दो कि आप हाई कोर्ट जज का काम देखो या डिस्ट्रिक्ट जज का काम देखो, तो कैसे देखेगा वो? तो इसी तरह पॉलिटिक्स में भी जो नेशनल लेवल पे पहुंच चुका है उसको अगर आप छोटे लेवल पे भेजोगे तो ऑड तो फील करेगा ही। समवेयर ही विल बी इनकॉम्पैटिबल, कहीं ना कहीं उसके साथ दिक्कतें तो रहेंगी। तो पॉलिटिकल सिस्टम इन बातों को खुद ही थ्रैश आउट करता है, आई वुड से। जी, एक दो सवालों के साथ कंक्लूड करूंगा। हालांकि आपसे बातचीत जब शुरू होती है तो ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिकल थिंकर, एक पॉलिटिकल फिलोसोफर और एक मध्य प्रदेश को बहुत प्यार करने वाले राजनेता के साथ ये संवाद हम जारी रखें और रखेंगे भी। हम आगे आपसे निरंतर बात करते रहेंगे क्योंकि 17 नवंबर के बाद आपके पास भी वक्त होगा, दिल्ली, भोपाल, आप जहाँ भी होंगे हम आपसे इस तरह के इंटरेक्शन शुरू करेंगे। मैं ये ज़रूर आपसे समझना चाहूँगा कि ये मुझे समझाइए कि मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बिल्कुल अब मतदान की तैयारी है और हम आगे बढ़ चुके हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी सरकार आए, किसी भी पार्टी की हो, कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियां हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश के हित, जैसा हमने देखा 2018 एक बहुत ही बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट था और हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें नहीं देखी, खिचड़ी हुई, सरकार गिरी, जो भी कारण रहा हो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन अब नहीं हो। मतदाता का एक स्पष्ट मानस हो और ये जिम्मेदारी बहुत हद तक राजनेताओं पर है कि वो खिचड़ी ना बनने दें। इससे सहमत हैं आप? मैं तो देखिए 15 तारीख के बाद एक्टिव कैंपेनिंग बंद हो जाती है और मैं उनमें से हूं जो रूल्स को फॉलो करता हूं। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो एक्टिव कैंपेनिंग का पार्ट रहे, बट मैं ये हर मतदाता से ज़रूर कहूंगा कि जब अपना मताधिकार जब भी आप प्रयोग करोगे 17 तारीख को, सोच समझ के करना। अपनी नीड, आपके रिक्वायरमेंट और आपके एनवायरनमेंट को जो सूट करता है उसके अकॉर्डिंग करना, जिससे कि आपका जो चिन्हित व्यक्ति आए वो आपके एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सके। जितने इंटेलिजेंटली मतदाता अपना चॉइस एक्सरसाइज करेगा उतनी स्थिर और अच्छी सरकार आपको मिलेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। कंक्लूड करूंगा, ये क्लेम आपका होगा ही कि कांग्रेस के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं और बहुत ही पिछला जो 5 साल था, 2 साल कोविड के, 14 महीने कांग्रेस की सरकार के, फिर रिमेनिंग 3.5 साल बीजेपी के, एक बहुत ही 5 साल बड़े मिक्स 5 साल थे।
लेकिन फिर भी आप क्या देखते हैं, आपको क्या सुनहरी टेस्ट। उम्मीद क्या नजर आती है आपकी पार्टी के लिए? देखिए, मैं तो चाहता हूं कांग्रेस अगर इस इलेक्शन में अच्छा करती है जैसा सर्वेज कह रहे हैं, बट जो भी पार्टी जीते और कांग्रेस जीतने की संभावना ज़्यादा दिख रही है इस वक्त, अपने प्रदेश के लिए क्रांतिकारी स्टेप्स ले जिससे कि ये प्रदेश का चेहरा बदले। मैं चाहता हूँ ये प्रदेश एक खाली बोलने से नहीं होता है, यू हैव टू मेक इट प्रोग्रेसिव। यहाँ के शहरों को, यहाँ के गाँव को, यहाँ के कस्बों को आपको लिवेबल बनाना पड़ेगा। होता क्या है, माइग्रेशन क्यों होता है विलेजेस से टाउन की तरफ? क्योंकि विलेजेस में फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। अमेरिका में माइग्रेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर फैसिलिटी जो टाउन की है वो विलेज में उपलब्ध होती है। तो एक बैलेंस आपको लाना पड़ेगा और एक बैलेंस डेवलपमेंट पूरे स्टेट का होना पड़ेगा। खाली इंदौर को आप हब बना लो या भोपाल को कैपिटल बना के सुंदर बना लो, उससे मध्य प्रदेश सुंदर नहीं होगा। मध्य प्रदेश सुंदर तब होगा जब पूरा महाकौशल, विंध्य, बुंदेलखंड, मालवा, चंबल, निमाड़, भोपाल, सब जितने हमारे कंपोनेंट पार्ट्स हैं इक्वली डेवलप हों विद इक्वल अपॉर्चुनिटी। बहुत आपने खूबसूरत बात कही, और इस इलेक्शन में एक बड़े दिलचस्प अनुभव से मैं भी गुजरा। जब मैं कवरेज के लिए था और मुझे एक बुजुर्गवार मिले, मैंने उनसे पूछा कि आप संतुष्ट हैं दोनों पार्टियां जो मध्य प्रदेश की हैं? उन्होंने कहा मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने कहा दोनों से नहीं? बोले दोनों से नहीं। मैंने कहा फिर क्या चाहते हैं आप? उन्होंने कहा मैं रोज़गार चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे जो अब नौकरी के लिए तैयार हैं उनके लिए चाहता हूँ अच्छी नौकरी मिले, और मेरी ज़िंदगी मैं अच्छे तरीके से बिताना चाहता हूँ। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज था विवेक जी, जो मुझे लगा कि लोगों की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं तो कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन आपको उन तक पहुंचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो एस्पिरेशनल इंडिया आपने कहा, या जो तमाम वो लोग हैं जो राजनीतिक तंत्र से कहीं ना कहीं बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियों को एक थोड़ी नाउम्मीदी से देखते हैं, इसको भी हमें बदलना होगा, नहीं तो नोटा कहीं हमें बहुत परेशान ना करे। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया आपसे बात करके। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो ये थे विवेक तनखा जी, आपने देखा उनका खास अंदाज है, एक अलग मिजाज के वो राजनेता हैं, खास तरीके से वो अपनी बात कहते हैं। पूरी बातचीत में कोई पॉलिटिकल व्यू उन्होंने व्यक्त नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ एक पॉलिटिकल थिंकर, एक चिंतक की तरह अपनी बात की है। तो मैं अब इस बातचीत को यहाँ विराम देता हूँ।